नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की ताजा और मुख्य समाचार और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। किसानों के लिए बड़ी राहत की दिशा में केंद्र सरकार नया कदम उठाने जा रही है। अब सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर निर्भर रहने के बजाय सरकार किसानों की आय की सीधी सुरक्षा पर ध्यान दे रही है। खासकर केला, आम, टमाटर और मिर्च जैसी जल्दी खराब होने वाली फसलों के लिए नया मॉडल तैयार किया जा रहा है। इस योजना के तहत अगर किसानों को बाजार में उचित दाम नहीं मिलता या उन्हें नुकसान होता है तो सरकार उस घाटे की भरपाई करेगी। इसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक जोखिम से बचाना, उनकी आय को स्थिर रखना और कृषि क्षेत्र को अधिक सुरक्षित व मजबूत बनाना है। झारखंड के धनबाद जिले में इस वर्ष धान खरीद को लेकर नया रिकॉर्ड बना है। अब तक करीब 1 लाख क्विंटल धान की खरीद की जा चुकी है, जो पिछले 4 वर्षों में सबसे अधिक है। हालांकि इसके बावजूद जिले का कुल लक्ष्य अभी भी केवल 50% ही पूरा हो पाया है, जिससे खरीद प्रक्रिया में कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं। वहीं 2 पैक्स निर्धारित लक्ष्य से पीछे रह गए हैं, जिस पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि शेष लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयास तेज किए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक किसानों को उनकी उपज का लाभ मिल सके। बेगूसराय में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किए गए सर्वे में कुल 2.79 लाख से अधिक परिवारों को शामिल किया गया। प्रारंभिक जांच में 1.77 लाख परिवारों को योजना के लिए योग्य पाया गया, जबकि 1.02 लाख से अधिक परिवार विवादित श्रेणी में आ गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि विवादित मामलों की दोबारा जांच की जाएगी, ताकि सही लाभार्थियों को योजना का फायदा मिल सके। यह कदम ग्रामीण आवास सुविधाओं में सुधार और लोगों तक योजना के लाभ पहुंचाने के प्रयास का हिस्सा है। बिहार में वृद्धा और विधवा पेंशनधारियों के लिए चेतावनी जारी की गई है। अनुमंडल पदाधिकारी मंगला कुमारी ने बताया कि 31 मार्च तक E-KYC कराना अनिवार्य है। यदि लाभार्थी समय पर यह प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो अगले भुगतान चक्र से पेंशन रुक सकती है। इससे सीधे उनके आर्थिक हालात पर असर पड़ेगा और कई परिवारों को वित्तीय परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अधिकारी लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे जल्द से जल्द E-KYC पूरी कर पेंशन का लाभ सुनिश्चित करें। क्रेडिट कार्ड की लिमिट तय करना बैंक की एक जटिल प्रक्रिया होती है, जिसमें कई महत्वपूर्ण कारक शामिल होते हैं। सबसे पहले बैंक आपके आय स्तर, नौकरी की स्थिरता और मासिक खर्च की आदतों का विश्लेषण करता है। इसके अलावा आपका क्रेडिट स्कोर भी अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि यह आपकी उधार चुकाने की क्षमता को दर्शाता है। विशेषज्ञों के अनुसार कार्ड धारकों को अपनी लिमिट का केवल 30% तक ही इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने से क्रेडिट स्कोर बेहतर रहता है और भविष्य में कम ब्याज दर पर लोन प्राप्त करने में आसानी होती है। बैंक इस जानकारी के आधार पर आपकी व्यक्तिगत वित्तीय प्रोफाइल के अनुरूप क्रेडिट कार्ड की लिमिट निर्धारित करता है। जींद सोनीपत मार्ग पर चलने वाली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल फिर से बाधित हो गया है। इसका कारण तकनीकी अड़चनें हैं, जिनमें मुख्य रूप से जींद जंक्शन पर हाइड्रोजन प्लांट में गैस उत्पादन में देरी शामिल है। योजना के अनुसार यह ट्रेन देश में स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाली पहली ट्रेन होगी और इसके सफल संचालन से रेलवे क्षेत्र में हाइड्रोजन तकनीक के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि गैस समय पर तैयार नहीं होने के कारण ट्रायल स्थगित करना पड़ा, जिससे परियोजना की समय सीमा पर असर पड़ सकता है। रेलवे अधिकारी समस्या के समाधान और ट्रायल को शीघ्र पुनः आरंभ करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में सिलेंडर और तेल की किल्लत के बाद अब बिजली की सप्लाई को लेकर पैनिक की स्थिति बनी है, लेकिन बिजली सचिव पंकज अग्रवाल ने आश्वासन दिया है कि पश्चिम एशिया में युद्ध का भारत की बिजली आपूर्ति पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि भारत अपनी बिजली मांग पूरी करने के लिए गैस पर अधिक निर्भर नहीं है और अन्य स्रोतों से पर्याप्त उत्पादन सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने जनता से धैर्य रखने और अफवाहों पर भरोसा न करने की अपील की, ताकि बिजली आपूर्ति को लेकर किसी तरह की अनावश्यक चिंता न फैले। दिल्ली सरकार का 2026 से 27 का बजट स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। वर्तमान में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी है। हर तीसरा डॉक्टर पद खाली पड़ा है। इसके अलावा बिस्तरों की संख्या भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार कम है। पिछले बजट का पूरा लाभ नहीं उठाया जा सका, इसलिए इस बार स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, स्टाफ की भर्ती और बिस्तरों की संख्या बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बजट से मरीजों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी और अस्पतालों की कार्यक्षमता में सुधार होगा।
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण MDA ने आवंटियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। MDA ने 166 डिफाल्टर आवंटियों के लिए एक मुश्त समाधान योजना OTS 2026 शुरू की है, जिसके तहत कुल लगभग 10 करोड़ रुपए का दंड और ब्याज माफ किया जाएगा। यह योजना उन लोगों के लिए मददगार साबित होगी जिनकी संपत्ति पर दंड या ब्याज के कारण दबाव था। अधिकारी बता रहे हैं कि आवंटियों को समय रहते आवेदन करना चाहिए ताकि वे इस राहत का लाभ उठाकर अपनी संपत्ति सुरक्षित रख सकें और जुर्माने से बच सकें। देहरादून में स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेताया है कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड धारकों का E-KYC कराना अनिवार्य होगा। जिन उपभोक्ताओं ने अब तक E-KYC नहीं कराया है, उन्हें योजना के तहत मुफ्त इलाज और कैशलेस सुविधाएं नहीं मिलेंगी। अधिकारी बता रहे हैं कि यह कदम लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित करने और धोखाधड़ी से बचाव के लिए उठाया गया है। उपभोक्ताओं को सलाह दी जा रही है कि समय रहते E-KYC पूरी कर लें ताकि किसी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके। पंजाब में जल्द ही स्थायी DGP की नियुक्ति होने वाली है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि इस प्रक्रिया का अंतिम चरण चल रहा है और जल्द ही भारतीय लोक सेवा आयोग UPSC को DGP पैनल भेजा जाएगा। इससे राज्य पुलिस विभाग में नेतृत्व का स्थायित्व सुनिश्चित होगा और प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि योग्य और अनुभवी अधिकारियों के चयन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि पंजाब में कानून व्यवस्था और सुरक्षा मजबूत बनी रहे। केंद्र सरकार ने MSME सेक्टर के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब इस योजना के तहत चौथे वर्ष के बाद 5% अग्रिम योगदान की अनुमति दी जाएगी, जिससे छोटे और मध्यम उद्यमों को अतिरिक्त वित्तीय राहत मिलेगी। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह संशोधन विशेष रूप से उन सेक्टर्स को लाभ पहुंचाएगा जिन्हें पहले इस योजना में शामिल नहीं किया गया था। इसका उद्देश्य MSME को आसानी से कर्ज उपलब्ध कराना और उनके कारोबार को बढ़ावा देना है, जिससे रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में मजबूती आएगी। मलेरकोटला को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खास तोहफा दिया है। उन्होंने 563 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की है, जो क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करेगा। इसके साथ ही 150 बेड वाला ESI अस्पताल और लड़कियों के स्कूल के लिए नई इमारत भी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना में पंजीकरण कराएं, जिससे उन्हें 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिल सके। यह कदम न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देगा, बल्कि क्षेत्रवासियों के लिए बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। दिल्ली जल संकट के खतरे की ओर तेजी से बढ़ रही है और विशेषज्ञ इसे डे 0 की ओर बढ़ते शहर के रूप में देख रहे हैं। NCR में भूजल स्तर लगातार गिर रहा है क्योंकि लगभग 85% वर्षा जल बर्बाद हो जाता है। राजधानी अपनी जल आवश्यकताओं के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर है, लेकिन वर्षा जल संचयन और उपचारित पानी के उपयोग पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। पानी की बर्बादी और अवैध भूजल दोहन ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। अगर जल संरक्षण और प्रबंधन पर तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो दिल्ली में आने वाले वर्षों में पानी की आपूर्ति गंभीर संकट में आ सकती है। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मान से वंचित रही बेटियों को अब नवरात्र के अवसर पर पुरस्कार मिलने की उम्मीद है। राज्य स्तरीय समारोह जो सिरसा में आयोजित होना था, किसी कारणवश स्थगित कर दिया गया था। CM ऑफिस जल्द ही इसका नया समय और तारीख घोषित करेगा। इस कदम से उन बेटियों को रिकॉग्निशन मिलेगी जो महिला दिवस पर सम्मान से रह गई थीं और उन्हें अब अपने प्रयास और उपलब्धियों के लिए राज्य स्तरीय मंच पर सम्मानित किया जाएगा। हरियाणा के किसान अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने अनुभव और कौशल को आगे बढ़ा पाएंगे क्योंकि उन्हें जल्द ही केन्या और तंजानिया में खेती के अवसर मिलने वाले हैं। प्रदेश सरकार अफ्रीका के अन्य देशों युगांडा, इथियोपिया और रवांडा में भी सहयोग बढ़ा रही है, खासकर बिजली उत्पादन और बुनियादी ढांचे के विकास में। इस पहल से न सिर्फ किसानों को नई तकनीक और वैश्विक बाजार तक पहुंच मिलेगी, बल्कि हरियाणा और अफ्रीकी देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग भी मजबूत होगा।
हरियाणा सरकार ने राज्य के पटवारियों और कानूनगों को 4156 स्मार्ट टैबलेट देने की मंजूरी दी है, जिससे राजस्व सेवाओं में डिजिटल क्रांति आएगी। अब सभी रिकॉर्ड और कामकाज इलेक्ट्रॉनिक रूप से होंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी। इस कदम से ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में राजस्व सेवाओं की दक्षता भी बढ़ेगी, क्योंकि दस्तावेजों की जांच, रिपोर्टिंग और अपडेट सीधे टैबलेट के माध्यम से तुरंत हो सकेगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए नागरिकों को भी तेज और आसान सेवाएं मिलेंगी, जिससे प्रशासन और जनता के बीच रिश्ता मजबूत होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में कानून व्यवस्था का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, जिसमें नशा तस्करों और गैंगस्टरों के खिलाफ उठाए गए सख्त कदमों का विवरण शामिल है। उन्होंने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 95,000 से अधिक तस्करों को गिरफ्तार किए जाने, 772 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त करने और 1100 से अधिक अपराधी गिरोहों का भंडाफोड़ करने की जानकारी दी। इसके साथ ही पुलिस सुधारों और एंटी ड्रोन सिस्टम के लागू होने से निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने इस रिपोर्ट कार्ड को राज्य में सुरक्षा, निवेश और सामाजिक व्यवस्था मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कृषि का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम और ड्रोन सब्सिडी जैसी पहलों के माध्यम से किसान अब स्मार्ट फार्मिंग अपना रहे हैं। गोरखपुर के ब्रह्मपुर ब्लॉक में किसानों ने स्वीट कॉर्न की खेती कर शानदार नफा कमाया है। सरकार के 90% बीज अनुदान और तकनीकी मदद से लागत कम हुई और केवल 2.5 महीनों में प्रति एकड़ किसानों की आय 1 लाख रुपए से अधिक पहुंच गई। इससे किसानों की आत्मनिर्भरता बढ़ी और राज्य की कृषि भी नई ऊंचाई पर पहुंची है। हरियाणा में जापानी कंपनी TDK 4000 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश करने जा रही है। कंपनी राज्य में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यूनिट लगाने की योजना बना रही है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन और ऊर्जा क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी। इस अवसर पर TDK का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री नायब सैनी से मिला और निवेश की प्रक्रिया को तेज करने पर चर्चा हुई। राज्य सरकार इस निवेश से रोजगार और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में खेती के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति दर्ज की है। राज्य की कृषि विकास दर 8.5% से बढ़कर 18% हो गई है, जो राष्ट्रीय स्तर पर इसे नंबर 1 बनाती है। इस दौरान किसानों को कर्ज माफी, MSP पर सीधा भुगतान, किसान क्रेडिट कार्ड वितरण और PM किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के जरिए आर्थिक सहारा दिया गया। गन्ना और दुग्ध उत्पादन में भी प्रदेश ने देश में अग्रणी स्थान हासिल किया, जिससे किसानों की आय बढ़ी और कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। इस योगी मॉडल ने किसानों को स्मार्ट और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार के ई-नाम प्लेटफॉर्म ने कृषि व्यापार को नई उड़ान दी है। 2021 से 22 में राज्य का ई-नाम कारोबार केवल 89 लाख रुपए था, जो 2023 तक बढ़कर 32 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इस तेजी से बढ़ते कारोबार से किसानों को अपने उत्पादों के लिए बेहतर कीमतें मिलने लगी हैं और मार्केटिंग की पारदर्शिता भी बढ़ी है। ई-नाम के जरिए छोटे और बड़े किसान सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं, जिससे राज्य में कृषि व्यापार में वृद्धि के साथ साथ किसानों की आय में भी सुधार हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौ संरक्षण को लेकर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों और मंत्रियों से फील्ड में उतरकर सक्रिय भूमिका निभाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने सभी गो आश्रय स्थलों में CCTV कैमरों की स्थापना और निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गो आश्रय स्थलों के संचालन और सुरक्षा के लिए CSR फंड का प्रभावी उपयोग किया जाए, ताकि संरक्षण कार्य में पारदर्शिता और दक्षता दोनों बढ़ें। बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और फसल बर्बादी को कम करने के लिए सोलर क्रॉप ड्रायर तकनीक को बढ़ावा देने का फैसला किया है। इस योजना के तहत किसानों को लगभग 1.40 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। सोलर ड्रायर की मदद से टमाटर, प्याज जैसी फसलों को नियंत्रित तापमान पर सुखाया जा सकेगा, जिससे उनकी गुणवत्ता और बाजार मूल्य बनाए रखे जा सकेंगे। इससे न केवल किसान की आय में वृद्धि होगी, बल्कि फसल की बर्बादी भी काफी हद तक रोकी जा सकेगी।
सरकार ने साफ किया है कि मोबाइल फोन में आधार ऐप का पहले से इंस्टॉल होना अनिवार्य नहीं होगा। यह कदम केवल एक प्रस्ताव के रूप में रखा गया है और अभी इसे लेकर विचार प्रक्रिया चल रही है। उपयोगकर्ताओं को यह सुविधा अपनी इच्छा अनुसार इस्तेमाल करने या हटा देने का विकल्प मिलेगा, यानी फोन में पहले से ऐप मौजूद होने की चिंता अब नहीं करनी होगी और हर कोई इसे अपनी जरूरत के अनुसार मैनेज कर सकेगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना चौथा बजट पेश किया, जिसमें जनता के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गईं। इस बजट में अपना सुखी परिवार योजना को विशेष महत्व दिया गया है, जिसके तहत जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त बिजली की सुविधा मिलेगी और महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों में भी राहत देने वाले कई कदम उठाए गए हैं। वहीं कुछ वर्गों को बजट में अपेक्षित लाभ नहीं मिल सका, जिससे निराशा भी देखने को मिली। इस बजट का उद्देश्य हिमाचल के सामाजिक और आर्थिक विकास को गति देना और हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ने छात्रों के लिए मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रक्रिया में बड़ा सुधार किया है। नए नियम के तहत अब छात्र परिणाम आने के 30 दिनों के भीतर प्रत्येक विषय के लिए केवल 10 रुपए शुल्क देकर अपने कॉलेज के माध्यम से मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका प्राप्त कर सकेंगे। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और छात्रों को अपने प्रदर्शन का जल्दी अवलोकन करने का अवसर देने के उद्देश्य से लिया गया है। विश्वविद्यालय का कहना है कि इससे छात्रों को सुधार और तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलेगा और उनकी परीक्षा संबंधी शंकाओं का निपटारा तेजी से होगा। हरियाणा सरकार ने मिशन ओलंपिक 2036 के तहत खेलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 36 पदक जीतने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने राज्य में खेल प्रतिभा की खोज और नर्चरिंग पर जोर देने का निर्णय लिया है। स्कूलों, कॉलेजों और खेल नर्सरियों में युवा खिलाड़ियों की पहचान की जाएगी और उन्हें आधुनिक सुविधाओं, कोचिंग और ट्रेनिंग के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा खेल बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया जाएगा, ताकि हरियाणा के खिलाड़ी आत्मनिर्भर होकर देश का नाम रोशन कर सकें और भविष्य के ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा के लिए पूरी तरह तैयार हों। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के गौरव यूपीएससी अचीवर्स फेलिटेशन सेरेमनी 2026 में सिविल सेवा परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित किया। उन्होंने इन युवाओं की कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और परिवार के त्याग की प्रशंसा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि युवाओं की भागीदारी राष्ट्र निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और उन्हें जन सेवा को प्राथमिकता देनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों को प्रेरित किया कि वे समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय और विकास सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाएं, ताकि लोकतंत्र और प्रशासनिक प्रणाली और मजबूत हो सके। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में फतेह की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। पार्टी की रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बड़ी रैलियों और मेगा रोड शो के माध्यम से मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाएंगे। साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी कोलकाता में पार्टी का डेरा डालेंगे और चुनावी अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। भाजपा की योजना है कि इस आक्रामक प्रचार और रोड शो के जरिए राज्य में अपनी पकड़ मजबूत की जाए और सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने की राह आसान बने। पंजाब में वेयरहाउस मैनेजर गगनदीप रंधावा की आत्महत्या के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मामले को गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि दोषी चाहे किसी भी पद पर हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच की जिम्मेदारी मुख्य सचिव को सौंपी गई है, ताकि मामले की निष्पक्ष और तेज जांच सुनिश्चित हो सके। इस बीच परिवहन मंत्री लालजीत भुल्लर ने इस्तीफा दे दिया है, जिससे घटना के राजनीतिक और प्रशासनिक पहलुओं पर और भी ध्यान केंद्रित हो गया है।